जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 75वें गणतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब फटाफट अपना काम कर लिया जाए जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग घटना चक्र का जो राजनीति विज्ञान का पेपर है, या कह ले पूरा घटना चक्र, जो टीजीटी पीजीटी आपका जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका एस टेट बिहार, एच टेट और DSSB आदि सभी परीक्षाओं में जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और यह आप लगा रहे हैं घटना चक्र, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान के जितने विद्यार्थी हैं वह सभी इन परीक्षा इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हम लोग जो लगा रहे हैं वह है थिंकर्स के बारे में, ठीक है। तो लगभग 7 वीडियो हम लोगों ने कर लिया है और आज ये 8वीं वीडियो है। चूँकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए इतनी वीडियो आ रही हैं। तो आइए देखेंगे पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है मॉर्गेनथाउ का, कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है वह दो राष्ट्रों के बीच या राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली क्या है? शक्ति का संघर्ष है। बस इतना याद रखिएगा कि मॉर्गेनथाउ मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? शक्ति का संघर्ष है। क्या है? शक्ति संघर्ष मानते हैं, ठीक है। बस इतना सा जो है एक कीवर्ड याद रखिएगा, तो इसी से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अगला देखेंगे, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है दोस्तों? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। तो आर्थिक मानव की संकल्पना करते हैं एडम स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 1776 में प्रकाशित होती है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माता भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। आधुनिक बाजारवाद में भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। यानी आधुनिक बाजारवाद को भी यह काफ़ी बढ़ावा देते हैं। अगला देखिएगा, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। पहले यह क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था जब पीसीएस वगैरह में सब्जेक्ट की परीक्षा होती थी उस समय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यह डनिंग का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है आपका समीर अमीन ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, अफ्रीकी विद्वान समीर अमीन ने अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल, ठीक है, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी को विकसित किया। अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश तथा कम विकसित देश इस प्रकार एक दूसरे से संबंध हैं कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि वह अल्प विकसित देशों में उत्पाद की शक्तियों का विकास का अवसर दिला सके, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है, ये बात है, ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे, मॉर्गेनथाउ बिल्कुल हैं, जॉर्ज कैनन भी है, जॉन हर्ट्ज भी हैं, वुड्रो विल्सन, ये जो है यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्र से नहीं जुड़े हैं। देखिएगा, यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें से जॉर्ज कैनन हो गए आपके, राइनोल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वर्ज़नबर्ग, हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज हर्ट्ज प्रमुख हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी क्या है? राष्ट्रहित है, जो केवल किससे? शक्ति के परिप्रेक्ष्य, यानी कि शक्ति की बदौलत ही क्या है, राष्ट्रहित को जो है, राष्ट्रहित की जो भी आवश्यकता है उनको परिपूर्ण किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि शक्ति के आधार पर देखते हैं। और यह शक्ति क्या है? शक्ति भाई यथार्थ है, यथार्थवादी है। यथार्थ का मतलब समझ रहे हैं ना, रियल। रियल मीन्स कि जब व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करेगा तो वह दूसरे देश से क्या होगा? आगे निकलेगा, ठीक है। तो वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का मतलब क्या है? कि वह राष्ट्र हित में अपना कार्य करता है, शक्ति का प्रयोग करता है। जबकि वुड्रो विल्सन यथार्थवाद से संबंधित नहीं है, ठीक। आगे देखिएगा, उपयोगितावाद का संस्थापक किसको मानते हैं भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछता है, बेंथम। ऑप्शन बी राइट हो जाए। देखिएगा, आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था, ठीक। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डेविड ह्यूम एंड कौन? बेंथम, ठीक है, बेंथम। देखेंगे, परंतु इसके व्यवस्थित व विधिवत सिद्धांतों का विकास बेंथम ने किया था। तो आधुनिक युग में डेविड ह्यूम का नाम आता है, बट जब इसकी व्यवस्था और क्रमिक विकास की बात करते हैं, ठीक है। व्यवस्थित और विधिवत का मतलब हो गया कि साइंटिफिक,
ठीक है। साइंटिफिक, अगर साइंटिफिक जो इसका विकास है वह कौन करता है तो वह बेंथम का नाम आता है। इसलिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक बेंथम को उपयोगितावाद का पिता या जनक भी कहा जाता है। यह सुधारवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक और सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र क्या था, इंग्लैंड। यह भी ध्यान याद रखने वाली बात है। इसकी मुख्य विचारधारा जो स्टार्ट हुई थी वह इंग्लैंड की वजह से, ठीक है, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। नेक्स्ट है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते हैं जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन है आपका हेनरी मैन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखेंगे, उपयोगितावाद के जनक बेंथम ने अपने हर एक सुधार उपयोगिता को मानक बनाकर करता था। उसने अनेक क्षेत्रों में सुधार किए लेकिन उसका कानूनी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी सुधारक के रूप में अधिक जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक रूप में कम बल्कि कानूनी सुधारक के रूप में ज़्यादा कार्य किया था। उसने स्वयमेव कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक संहिताएं तैयार की और विधि शास्त्र को राजनीति से पृथक करने का काम प्रारंभ किया। ठीक है, जिसे बाद में उसके शिष्य जॉन ऑस्टिन ने पूरा किया कि अलग से विधि शास्त्र। इसलिए जॉन ऑस्टिन को जो है कानूनी संप्रभुता, ठीक है, इनको कानूनी संप्रभुता का क्या है, जनक माना जाता है, जॉन ऑस्टिन को। और यह काम शुरू किया था किसने, बेंथम ने शुरू किया। कभी पूछ ले अगर, तो बेंथम और जॉन ऑस्टिन का क्या कनेक्शन है कि कानून को और मतलब कानून शास्त्र को या विधि शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग करने का प्रयास सबसे पहले कौन किया था, तो बेंथम करते हैं। और इसका परिपूर्ण कार्य कौन, मतलब पूरा कौन करते हैं, तो वह जॉन ऑस्टिन करते हैं। इसलिए जॉन ऑस्टिन को क्या कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता का जनक। ठीक है, कानून सुधार के क्षेत्र में बेंथम द्वारा किए गए इन प्रयत्नों का भारी प्रभाव पड़ा, जिसकी ओर संकेत करते हुए हेनरी मैन ने क्या लिखा था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते हैं जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा। ठीक है, सेबाइन क्या कहते हैं इनके बारे में कि बेंथम का विधि शास्त्र केवल उसकी ही सबसे महान रचना नहीं वरन 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि है। समझ रहे हैं। इम्बेस्टाइन क्या कहते हैं कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहे हों। बिल्कुल सही बात है कि यह बेंथम के जो भी कार्य थे वह इनका केंद्र क्या था, इंग्लैंड था। ठीक है ना, इंग्लैंड को ध्यान में रखते ही इंग्लैंड के जो भी कार्यकलाप थे उसी के आधार पर जो है सारे कार्य किए थे, या बेंथम का मतलब जो विचार है वहीं से प्रेरित है। अगला देखिएगा, बेंथम के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं भैया, तो सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत होते हैं। उन स्रोतों को देखिएगा तो बेंथम ने सुख और दुख प्राप्ति के 4 अलग अलग स्रोत बताए हैं जहां सुख और दुख का सतत आवृत्ति होती है। इन स्रोतों को भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक वर्ग में बांटा जा सकता है। यानी कि पहला भौतिक है, दूसरा राजनीतिक, तीसरा धार्मिक और चौथा नैतिक। यही 4 जो है स्रोत बताया है इन्होंने सुख और दुख प्राप्ति का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बावजूद इसके सुख दुख 2 ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इन चरों से ही संबंधित हैं तथा किसी भी नियम को प्रभावित करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, यह दोनों ही जो है इससे ये प्रमुख कारक हैं इसमें। ठीक है, अगला देखिएगा, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर है किस चीज़ का, तो सुख और दुख में वो जो अंतर करते हैं वह मात्रात्मक अंतर करते हैं। कैसा, मात्रात्मक अंतर। देखिएगा, बेंथम ने अपने उपयुक्तता सिद्धांत में सुख और दुख का मानवीय क्रिया का आधार बताते हुए दोनों में मात्रात्मक अंतर किया है। बेंथम का उपयुक्ततावाद पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, कानून को सर्वस्वीकार्य और बाध्यकारी बनाने के लिए बेंथम का यह संकल्प उचित लगा। नेक्स्ट है, किसने दुख और सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो दोस्तों सीधे सीधे बेंथम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख के अधीनता में रखा। यह विचार किसका है दोस्तों, तो बेंथम का है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है, बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो देखिए गियर के बिल्कुल हैं। हॉब्स जो है बहुलवाद नहीं बल्कि एकलवादी संप्रभुता के विचार के समर्थक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेटलैंड, जेडीएच कोली, ये सभी बहुलवाद से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और देखिए कई बार लगा चुके हैं। हॉब्स बहुलवाद के सिद्धांत समर्थक नहीं है। शक्ति के अद्वैतवादी का मतलब है एकलवादी। यहाँ पर अद्वैतवादी का मतलब एकलवादी। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अद्वैतवाद जहाँ जाता है तो लगने लगता है प्लूरल, है ना, तो प्लूरल नहीं होकर के ये क्या है, एकल है, सिंगुलर है। ठीक है ना, सिंगुलर है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
जबकि गियरके, मेटलैंड, जीडीएच कोल बहुलवाद के समर्थक हैं। बहुलवाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। बहुलवाद एकलवाद के विरुद्ध में आया था। नेक्स्ट है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है समाज, राज्य और सरकार के लिए क्या? सामूहिक नाम। ठीक है, कॉमनवेल्थ का उन्होंने मतलब क्या बताया कि समाज, जिसमें समाज, राज्य और सरकार तीनों ही सम्मिलित हों, उसको क्या उन्होंने नाम दिया है? कॉमनवेल्थ का नाम दिया है। ऑप्शन बी, किसके द्वारा? हॉब्स। देखिएगा, हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, जो समाज, राज्य तथा शासन तीनों का सामूहिक नाम है। समाज, राज्य तथा शासन तीनों का सामूहिक नाम है। हॉब्स ने ज्यामितीय विधि से अपने चिंतन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से करता है, जो समाज, राज्य तथा शासन विहीन कल्पित युग है। ठीक है ना, कैसा युग था? मतलब कि जो इनका चिंतन का प्रारंभ होता है प्राकृतिक अवस्था होता है। और यह प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? जहाँ पर न समाज था, न राज्य था, न शासन था। यह अवस्था हर तरफ युद्ध, निरंतर भय और मृत्यु का खतरा था। मतलब कि यह जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको भयभीत वाला बताते हैं हॉब्स। कैसा कि वहाँ हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, हमेशा भय व्याप्त रहता था, मृत्यु का खतरा रहता था। लोग आपस में क्या थे? चूँकि लड़ते रहते थे। इस अवस्था में बल और छल दोनों ही मनुष्य के सद्गुण थे। मतलब प्राकृतिक अवस्था में बल यानी कि लोग शक्ति का प्रयोग करते थे, और छल यानी कि फ्रॉड भी करते थे। फ्रॉड से क्या है? अपना बल का प्रयोग करके लोगों को मारते थे, युद्ध करते थे, भय प्रकट करते थे। इस टाइप से जो है क्या था? पूरा का पूरा अव्यवस्था फैली हुई थी प्राकृतिक अवस्था में। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, दीन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक होता था। और इस जीवन में क्या होता था? मनुष्य का जीवन एकाकी का मतलब अकेले ही रहता। अब भाई समूह में नहीं रहेगा, अकेले रहेगा, तभी तो दूसरे के ऊपर दबाव बना रहा है, यानी सामूहिक कार्य नहीं करता था। दीन होता था, बहुत दुखी मतलब होता था। कुत्सित होता था, मतलब कई धारणाओं से ग्रसित होता था। पशुवत व्यवहार करता था, बिल्कुल जानवरों की तरह के। क्षणिक होता था, कभी भी मर जाने का डर। इस तरीके से क्या है, उस अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में ऐसे होते थे व्यक्ति। इस अवस्था में मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति कॉमनवेल्थ, यानी इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए, यानी जो प्राकृतिक अवस्था हॉब्स बता रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए कॉमनवेल्थ का क्या होता है? स्थापना होती है। कॉमनवेल्थ यानी कि समाज, राज्य तथा शासन की स्थापना के लिए अपनी शक्तियों को लेवियाथन को सौंप देता है। ठीक है, मतलब कि यह जो व्यक्ति है, जो यह डरा हुआ है, भयभीत है, जो मृत्यु का डर है जिसको, लेकिन वो क्या है? वह पशुवत व्यवहार कर रहा है, क्षणिक, उसका व्यवहार जो है काफ़ी पशुवत है, दीन है, और युद्ध के हमेशा बना रहता है। भय भी है उसको, लेकिन मृत्यु का भी खतरा। तो इस सब से बचने के लिए वो क्या करता है? वह व्यक्ति कॉमनवेल्थ को चुनता है, और कॉमनवेल्थ को क्या करता है? अपना सारा अधिकार दे देता है कॉमनवेल्थ को। ठीक है, कि आप मेरा जो है रक्षा करिए, आप मेरा जो है विकास करिए। तो इसीलिए कह रहा है कि वो अपनी शक्तियों को लेवियाथन को सौंप देता है। चूँकि यह कैसा है? युद्ध करता है, तो यानी शक्ति है उसके पास। ठीक, तो ये समझिएगा। हॉब्स तो बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा। हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों को ही समझेंगे। तीनों ही प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेवियाथन का लेखक कौन है भैया? तो सीधे हॉब्स, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा कि तलवार के बिना समुदाय शब्द है मात्र केवल? ठीक है, उनमें शक्ति नहीं होती है कि वे मनुष्य को सुरक्षित रख सके। कौन बोलता है ये बात? तो हॉब्स। बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था को बताते हुए बोलते हैं कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं। प्राकृतिक अवस्था की बात करते बता रहे हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था उन्होंने बताई है, कैसा था मनुष्य? जहाँ पर भय था और लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ठीक है, मृत्यु का डर रहता था। उस अवस्था में क्या था? तलवार ही बिना संविधान केवल शब्द मात्र है, वह शक्ति नहीं होती थी मनुष्य को सुरक्षित कर सके। ठीक है, हॉब्स यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? खेल सिद्धांत से कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? तो आर्गोन्स्की जो है नहीं जुड़े हुए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा, आर्गोन्स्की खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, बल्कि शक्ति की अवधारणा से विचारक हैं। शक्ति अवधारणा के विचारक हैं। जबकि खेल सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित करने वाले में मार्टिन शुविक, कार्ल डाइच एक ही हैं। ठीक है, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, जॉन न्यूमैन, हर्सेनी, टॉमस शेलिंग का नाम उल्लेखनीय है। अगला है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा। कैसे देखा? सार्वभौमिकता के साकार रूप में जो है उन्होंने सभ्य समाज को देखा। सार्वभौमिकता के साकार रूप में क्या देखा? सभ्य समाज को देखा। ठीक है, कौन? हीगल की बात हो रही है। देखिएगा, हीगल ने सब समाज को सार्वभौमिकता को साकार रूप में देखा है। इसके अनुसार सार्वभौमिकता अथवा विश्वात्मा जो है साकार रूप ही राज्य है।
पहले यह विश्वास जड़ फिर धीरे धीरे क्या होता है, समाज में अंततः राज्य का रूप ले लेती है। हीगल आदर्शवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। हीगल कैसे आदर्शवादी सिद्धांत प्रवर्तक है। देखिएगा कौन सा युग में सुमेलित नहीं दोस्तों, तो जॉर्ज सोरेल जो है संघ समाजवाद से जुड़े हैं, हीगल व्यक्तिवाद नहीं है, हीगल जो है आदर्शवाद से जुड़े हैं, ठीक है ना, आदर्शवाद से, तो इसलिए बी ही राइट हो जाएगा। बाकी GDH कोल श्रेणी समाजवाद से, लास्की बहुलवाद से। अगला है राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो वो ऑमेंट थे, ठीक है, ऑप्शन सी ऑमेंट पावेल का नाम आता है राजनीतिक संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो 1963 में अमेरिकी वैज्ञानिक जो है ऑमेंट राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया इन्होंने। और राजनीतिक संस्कृति तात्पर्य संस्कृति के उन पक्षों से हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति का उन पक्षों से है जो राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला है कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए दोस्तों, वित्त संबंधी शक्ति प्रत्यायोजित हो जाती है, नियम बनाने की शक्ति भी, नीति निर्धारण शक्ति भी, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं है। देखिएगा इसका व्याख्या देखेंगे, वह आदेश नियम उपनियम जो संसद के किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं वह प्रत्यायोजित विधायन कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं, जो कार्यपालिका या प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं वो प्रत्यायोजित विधायन कहलाते हैं, ठीक है। एक तरीके से कानूनी विधायन हो गए जो तीव्रगामी आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान समय में प्रतिनिहित विधि निर्माण अपरिहार्य हो गया है। इस मात्रा में दिनों दिनों वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति तथा नीति निर्धारण करने की शक्ति का प्रत्यायोजित की जा रही है, लेकिन भारत में प्रतिनिहित विधायन के क्षेत्र में संसदीय नियंत्रण के साथ साथ न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था भी उभरी है, ठीक है। आइए अगला, प्रदत्त विधान किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, तो हमारे यहाँ तो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, नहीं हमारे यहाँ कार्य और सब जगह कार्यपालिका, लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका इस पर और कौन हावी रहता है, न्यायपालिका। अगर बात करेंगे तो कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों हो जाएगा इंडिया की अगर बात करें, लेकिन अगर सिंपल बात करें तो कार्यपालिका बनाएंगे, ठीक है। कार्यपालिका जो है प्रदत्त विधान को बनाते हैं, यानी कार्यपालिका क्या है उसको बनाता है। अगला देखिएगा 212वां प्रश्न है कि मूल तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है दोस्तों, तो मूल तटस्थता विशेषता है व्यवहारवादियों की। किसकी विशेषता है, तो व्यवहारवादियों की। तो ये हो गया, लगभग हम लोगों ने 30 प्रश्न हल कर लिए हैं, तो इसके आगे फिर अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत छोटी सी बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप लोग देख सकें, ताकि बोरिंग ना महसूस हो, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यहीं से आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद।